साल शोध में होगा। बीच में अगर इंटरनेट बंद हो जाता है तो भी आप लोग छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये तो टेक्नोलॉजी है, इसके साथ ही चलना है, ये होता रहेगा। हम अपने पाठ पर आए। शोध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और अगर कहें कि स्वतः प्रवाहमान प्रक्रिया है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि विज्ञान में कहते हैं कि अंततः अगर तथ्यों को खोज लिया तो फिर वहां पर शोध पूर्ण हो गया। लेकिन शोध का आरंभ तो हो जाता है, लेकिन अंततः उसकी संभावनाएं बनी रहती हैं, चाहे वह विज्ञान का विषय हो या मानविकी का विषय हो या साहित्य का कोई विषय। अब विज्ञान के सिद्धांत ये माना गया है कि सर्वकालिक होते, लेकिन उन पर भी शोध के बाद यह निष्कर्ष निकला कि वे सर्वकालिक नहीं हो सकते। बाद में भी उसमें कुछ न कुछ अन्वेषण की संभावनाएं हैं। एक छोटा सा उदाहरण कि प्रारंभ में पदार्थ यानी मैटर, एनर्जी, ऊर्जा, इनको अलग अलग माना गया विज्ञान में। लेकिन धीरे धीरे जब शोध आगे बढ़ा, आइंस्टीन से प्रेरित होकर एक जर्मनी के विद्वान हॉर्न और स्टार्सगान ने उसमें नई संभावनाएं कि पदार्थ और ऊर्जा, इन दोनों को अलग नहीं माना जा सकता, क्योंकि जय माता दी। आईडी वाले थोड़ा अपना स्पीकर ऑफ करें। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी मैम, आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है। तो पदार्थ को अगर हम ऊर्जा के लिए रखें यूरेनियम के साथ, तो उसमें विस्फोट होता है, एनर्जी पैदा होती है, अग्नि पैदा होती है। तो एक नई बात निकली कि ये दोनों एक ही हैं, अलग नहीं। अब हमारे यहाँ जो प्राचीन सांख्यकार थे, उन्होंने सदियों पूर्व कुछ अन्वेषण किया, जिसमें उन्होंने पाया कि अणु का जो सूक्ष्म रूप है परमाणु, और परमाणु से भी सूक्ष्म रूप हो सकती हैं तन्मात्राएं। अब आप देखिए, आधुनिक विज्ञान के आविष्कार में अणु का सूक्ष्म परमाणु अन्वेषण कर लिया, और अभी भी आगे उसके लिए संभावनाएं। तो एक बात यह सिद्ध हो जाती है कि शोध में हमेशा संभावनाएं बनी रहेंगी, और यही अन्वेषण की प्रक्रिया प्रवाहमान बनाता है। अब शोधकर्ता के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो अपने विषय में गहराई में जाने के लिए विस्मृत तथ्यों को पुनः प्रकाश में लाए। बहुत सारी ऐसी सामग्री होती है, बहुत ऐसे स्थान होते हैं जो अन्वेषित होते हैं, लेकिन वे सामने नहीं होते, तो उनको खोजने की आवश्यकता है, और उसके बाद उसे पूर्व ज्ञान की श्रृंखला से जोड़ा जाए। तो ये महत्वपूर्ण है कि जो शोध का विषय है उसमें जो सामग्री पहले से एकत्र है उसको प्रकाश में लाया जाए, और फिर उसको पूर्व ज्ञान जो पहले हमारे पास एकत्र ज्ञान है उससे जोड़ा जाए। अब पूर्व ज्ञान से जोड़ने की बात कैसे हो? उदाहरण
उदाहरण के लिए हम अपने ही प्राचीन साहित्य में जाएंगे। वेदों में ज्ञान का अथाह भंडार है, लेकिन उसको खोजे बिना ये कहा गया, अरे ये ऐसे ही मंत्र हैं और यूं ही लोगों को भुलाए रखते हैं या बहकावे में। लेकिन मैक्स मूलर ने जब ये देखा कि वेदों में कितना ज्ञान है, औषधियों का है, खगोलीय शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, उसमें संगीत के और बहुत सारा जो ज्ञान भरा पड़ा है, और इससे फिर वह आगे बढ़े जहां आर्य जाति और उनकी संस्कृति, उनके विचार। तो पूर्व ज्ञान हमारे पास ऋग्वेद और अन्य वेद थे, जिसके आधार पर उन्होंने खोजा। एक दूसरा उदाहरण यह भी रख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को जानने के लिए जब यह पता लगाया हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने कि भारतीय आर्य 1500 ईस्वी पूर्व के लगभग भारत में आए होंगे, तब भाषा को जानने के लिए यह महत्वपूर्ण हुआ ये आए कहां से। तो पता चला कि ये ईरानियों से अलग होकर और दरद जो एक पश्चिमोत्तर पामीर क्षेत्र है, वहां का स्थान, पर्वतीय पठार का स्थान है, वहां से अलग होते हुए तब वो भारत में आए। अब भाषा को कैसे जाना जाए कि जो आर्यों की भाषा रही होगी उस पर निश्चित ही ईरानी भाषा का प्रभाव होगा और दरद भाषा का प्रभाव होगा। अब भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर हार्नले कहते हैं कि भाषा को सूक्ष्म अध्ययन के बाद यह पाया गया कि एक ही तरह की भाषा हमेशा नहीं रही आर्यों की। तो इसका तात्पर्य यह होगा कि भाषा को जानने के लिए यह भी जानना होगा कि ये आर्य भारत में एक बार आए या एक से अधिक बार आए। और अध्ययन के आधार पर हार्नेले ने भी और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी इस बात की पुष्टि की कि इतना तो निश्चित है कि भारत में आर्य एक से अधिक बार आए होंगे, इसीलिए उनकी भाषा में फर्क दिखता है। इसकी उदाहरण की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि जो आपका एक शोध प्रविधि का सूत्र है कि आप उसको पूर्व ज्ञान से कैसे जोड़ेंगे और नया ज्ञान उसमें और सम्मिलित करेंगे। अब भाषाओं पर अध्ययन करते हुए यह पाया गया कि जो आर्य बाद में आए उन्होंने पहले आने वाले आर्यों को वहां से ढकेला। तो पहले आने वाले आर्य भारत के भीतरी हिस्से में बस गए, उत्तर पूर्व आदि स्थानों पर। अब डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने इसी आधार पर भाषा को बाहरी और भीतरी, अंतरंग और बहिरंग, इस आधार पर बांटा। तो यह आपने देखा कि किस तरह से हम किसी भी विषय को जानने के लिए उसको पहले उसके विस्तार को, उसकी जो प्राप्त सामग्री है उसको जानते हैं। अब इसी प्रसंग में अगर आगे बढ़े तो ऋग्वेद जो बहुत प्राचीन ग्रंथ है और विश्व का प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, उसकी भाषा से भी हमें उदाहरण मिल जाते हैं कि ऋग्वेद के पहले और 10वें मंडल की जो भाषा है वह अन्य भाषा से अलग है, बाद की है। इसका मतलब इसकी रचना बाद में हुई हो। फिर
जो ईरानियों का ग्रंथ है अवेस्ता, अवेस्ता की भाषा से इसका बहुत इसकी बहुत समानता दिखती है। तो अब एक दूसरा जो सूत्र आता है वो ये कि ज्ञात तथ्य का युग के अनुरूप व्याख्या की जाए। जो हमारे पास सामग्री है, ज्ञान है, अब हम अपने समय के हिसाब से हमारे समय की सोच क्या है, चिंतन क्या है और आवश्यकता क्या है, उसके अनुसार उसकी व्याख्या की जाए। अब पहले बताते हुए मैंने ये कहा कि विज्ञान में तथ्य प्रमुख है, साहित्य में विचार प्रमुख है। तो क्या जो शोध की प्रविधि है वह दोनों के लिए अलग होगी? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। शोध की प्रविधि या फार्मूला वह भी तब तक सुनिश्चित नहीं माना जा सकता जब तक कि हम अपने विषय से जो निष्कर्ष है उसको नहीं प्राप्त कर लेते। तो विज्ञान का एक सृजनशील विकल्प चाहिए साहित्य के लिए, और वो तभी संभव है जब हम प्राप्त सामग्री और मौलिक उद्भावना जो उससे निष्कर्ष निकल रहा है उन दोनों में समानता और असमानता को रखते हुए उसके अर्थ की सीमित प्रकृति को समझ लें। अब इसको समझने के लिए जब विषय में प्रवेश करते हैं और पूर्व ज्ञान से जुड़ते हैं और आधुनिक चिंतन भी हमारे सामने है, एक नया विचार है, तब मन पुरातन बंधनों से मुक्त होकर क्रमशः नए विचारों का ग्राहक बनते हुए आगे बढ़ता है। पुरातन बंधनों से कहने से तात्पर्य कि अब जो पिछली मान्यताएं थी, जो परंपराएं थी, उनको वो छोड़ता चलता है, मन मस्तिष्क छोड़ता है, और जो उनके स्थान पर नई विचार, नए चिंतन, नई स्थापनाएं हैं उनको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता है। तो विचारों और अवधारणाओं की जो बनावट है वह अब नए तरीके से अस्तित्व में आती है। शोध का वास्तव में जो महत्व है वो यही है कि उससे नई अवधारणाएं क्या निश्चित हो रही हैं या क्या नया चिंतन सामने आ रहा है। अब ये भी कहा जाता है कि शोध करते हुए बार बार क्यों हम उन्हीं रचनाओं को पढ़ते हैं या उन्हीं रचनाकारों को जानने की कोशिश करते हैं। पिछले व्याख्यान में बहुत बाधित रहा है नेट, जिसमें मैं ये बता रही थी कि पुनराख्यान का महत्व शोध में क्या है। तो वो बातें भी मैं चलते हुए आगे बताते चलूंगी। एक उदाहरण है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रस निष्पत्ति की जो परिभाषा या सूत्र दिया है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। अब उन्होंने यह जो सूत्र पकड़ा दिया तो उनके परवर्ती आचार्यों ने भी रस पर काम किया। भट्ट लोलट, शंकु आदि ने उन्होंने भी रस को रचना में किस तरह से देखा जाए इस पर बात की। तो उसकी व्याख्या करते हुए उसमें अन्य संभावनाएं भी प्राप्त हो जाती हैं। हमारे संस्कृत
ग्रंथों में जो प्राचीन आचार्य थे वे अपने पूर्व के ग्रंथों का अध्ययन करके उसका भाष्य लिखते थे या भाष्य के साथ वार्तिक लिखते थे। अब जब वे भाष्य करते थे तो उस ग्रंथ का में आवाज आ रही है। हाँ सॉरी, बीच में रुकावट के थी। तो उस ग्रंथ का जो भाष्य वार्तिक होता था उससे नए अर्थ प्रक्षेपित होते थे। अब इसमें एक जो विधिक सूत्र है वो ये आता है कि शोध नए तथ्यों की खोज तो करता है और उसकी तर्क सम्मत व्याख्या भी करता है। तो यह जो सूत्र है विज्ञान के साथ साहित्य में भी उसी तरह से कारगर है। अब वैज्ञानिकों ने कुछ तर्क की प्रणालियों को भी शोध प्रविधि में रखा है, जिसमें एक निगमन प्रणाली है, दूसरी आगमन प्रणाली है। अरस्तु ने विशेष रूप से निगमन प्रणाली का समर्थन किया है। निगमन प्रणाली क्या है? पूर्व मान्य सिद्धांत इसमें प्रमुख होते हैं और पूर्व मान्य सिद्धांतों को प्रधान मानकर अनुमानित विश्वास को लेकर शोधकर्ता आगे बढ़ता है और कुछ विशेष उदाहरणों से उसकी पुष्टि करता है और निष्कर्ष प्राप्त करता है। अगर इसको और आसान शब्दों में कहें तो जो हमारे पास पहले से प्राप्त सामग्री है, ज्ञान है, रचना का जो भंडार है, उसको एकत्र करके उस पर एक प्रधान हमारी परिकल्पना होती है और उस परिकल्पना को लेकर जो जिसका अनुमान लगाया हुआ है कि ये निष्कर्ष मिल जाएगा, उसी राह में हम उसके उदाहरण चुनते हुए उसके अंत निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। अब इसका मैं और विस्तार करके इस तरह बता सकती हूँ कि इसमें 3 स्तर होते हैं। पहला प्रधान वाक्य, जिसको आप प्रतिज्ञा कह लें या परिकल्पना कह लें। जब आपका शोध आरंभ होता है तो बिना परिकल्पना के आप शोध विषय में प्रवेश नहीं। दूसरा है कि प्रधान वाक्य का आधार लेकर उससे संबद्ध उदाहरणों को जुटाना। और तीसरा स्तर है निष्कर्ष प्राप्त करना। अब पहले स्तर पर अगर आए तो शोध की परिकल्पना वह प्रमुख हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर एक वाक्य लें कि देवी दुर्गा शक्ति की देवी, ये परिकल्पना लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब प्रधान वाक्य के आधार पर विशिष्ट उदाहरण जुटाने हैं।
विशिष्ट उदाहरण जुटाने के लिए उसके ज्ञान के और विस्तृत परिवेश में जाना है। तब देवी दुर्गा को शक्ति स्वरूपा कैसे सिद्ध करे? तो उनकी जो अन्य अंग हैं, जिसमें देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, देवी काली, अब उसको सिद्ध करना है कि ये अलग अलग शक्ति की देवियां, जिसमें धन, लक्ष्मी, ज्ञान, सरस्वती और शक्ति स्वरूपा काली, ये तीनों देवी दुर्गा में समाहित शक्तियां हैं। तब अंततः निष्कर्ष वाक्य जो प्राप्त होगा ये कि अतः चूंकि भिन्न भिन्न नहीं है, सभी देवी दुर्गा में समाहित है, इसलिए देवी दुर्गा स्वरूपा है। तो वो परिकल्पना जो प्रधान वाक्य के रूप में चली थी, वह अपने निष्कर्ष तक पहुंच जाती है। इसी तरह से शोधार्थी अपने शोध विषय में एक प्रधान जो अवधारणा है या परिकल्पना है उसे लेकर चलता है और उसे विविध रचनाओं से, विचारों से, चिंतन से उसे पुष्ट करता है और अंततः फिर वह उस परिकल्पना को पूर्णता प्राप्त कराता है। अब निगमन प्रणाली को और अधिक अच्छे से जानने के लिए आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ा है, उनके निबंधों को पढ़ा है। ये कहा जाता है कि वो सूत्र वाक्य में अपनी बात कहते थे, सामासिक शैली में। वो भी निगमन प्रणाली ही है। जब कहते हैं कि क्रोध बैर का अचार या मुरब्बा है, अब उन्होंने एक पंक्ति में कह दिया, आगे फिर उसको उसकी व्याख्या करके समझाते हैं कि क्रोध अगर बहुत दिन तक टिका रह गया तो बैर में परिवर्तित हो जाता है, आदि आदि, और फिर अंत में उसे सिद्ध करते हैं। निगमन प्रणाली का जो यह रूप है वो यही है कि उसमें उस विश्वास को, मान्यता को अंत में जाकर तर्क सम्मत बनाते हैं। तर्क की आगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली एक तरह से विशेष से सामान्य तक पहुंचने की क्रिया है। विशेष से सामान्य तक पहुंचने की क्रिया अर्थात जब शोध में प्रवृत्त होते हुए शोधकर्ता प्रत्यक्ष निरीक्षण चिंतन के द्वारा स्वयं अनुभव प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता है और अनुसंधान तथ्य की ओर अग्रसर होते हुए वह उसी पर विश्वास करता है जिसको उसने एकत्र किया है। यहाँ पर शोध के लिए पहले से कोई प्रतिज्ञा नहीं होती, कोई अवधारणा, कोई परिकल्पना नहीं होती। शोध का विषय होता है और उस विषय पर सामग्री एकत्र करते हुए करते हैं। रीचा जी अपना स्पीकर ऑफ कर लें। क्या आवाज बाधित हो रही है? मैम नहीं, आपकी आ रही है। रीचा जी का स्पीकर ऑन था तो वही ऑफ करना। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी में ये चीजें हैं, हम लोग थोड़ा धीरे धीरे उसमें शामिल हो रहे हैं, तो कहीं कुछ गलती हो सकती है, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। तो आगमन प्रणाली में जैसा कि सामग्री को एकत्र किया और अनुसंधेय तथ्य की ओर अग्रसर होने लगे। इसको बेकन ने ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने कहा कि परिकल्पना को लेकर चलने से वो अंततः सिद्ध नहीं भी हो सकती है, तो उसका एक विकल्प ये है कि हम सब चीजों को एकत्र कर लें, सारे ज्ञान को,
और फिर उसके आधार पर हम अपने तथ्य तक पहुंचे। अब दोनों प्रणालियों को अगर सामने रखें, निगमन प्रणाली और आगमन प्रणाली, तो निगमन प्रणाली का दोष यह है कि पूर्व निर्धारता को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि वह निष्कर्ष तक सत्य न सिद्ध हो सके या हमारे अनुमान पर खरा न उतर सके। और आगमन प्रणाली में भी दोष है कि जब हमारे कल्पना ही नहीं, तो जो शोधार्थी है वह अंधेरे में ही हाथ मारेगा, अंधेरे में भटकेगा। क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि प्रत्यक्ष निरीक्षण जन्य अनुकूल आगे चला जाए, वो अनुभव जो हम कर रहे हैं हम उसको निष्कर्ष दें। तो इस तरह से आगमन पद्धति, मैम आपकी आवाज कट रही है। अब इसका जो विरोध है आगमन पद्धति का, विद्वान लारावी ने इस तरह किया है कि अगर ज्ञान का अन्वेषी वस्तुओं को निरुद्देश्य ही खोजता चले तो वह कैसे अपने उद्देश्य को सिद्ध कर पाएगा, क्योंकि जो वस्तुओं का या सामग्री का अन्वेषण है वो स्वोद्देश्य होना चाहिए। अब इन दोनों का समन्वय करके देखा डार्विन ने। डार्विन का सिद्धांत आपने साइंस में पढ़ा होगा या नहीं भी, तो उन्होंने आगमन और निगमन दोनों पद्धतियों का समन्वय किया। शोध के क्षेत्र में यह पद्धति बहुत कारगर है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो इस तरह से कि इसके अंतर्गत शोधार्थी एक परिकल्पना को लेकर चलता है। यह तो निगमन प्रणाली के आधार पर हुआ, और आगमन प्रणाली के आधार पर वह तथ्यों को एकत्र करता चलता है, और जो जो तथ्य एकत्र होते हैं तो उसकी परिकल्पना जो है, अनुमानित तथ्य है, अगर अंततः सिद्ध हो जाता है तो वह उसका निष्कर्ष मिल गया, और अंततः अगर वह सिद्ध नहीं हुआ तब वह पुनः नए तथ्यों का संचयन करता है और परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ता है। तो इस तरह से ये कहा जाए कि शोध प्रविधि में हम किसी एक प्रणाली पर पूरी तरह से भरोसा करें या दोनों को लेकर चलें, ये अपने ऊपर है। लेकिन मुख्य यह है कि हमारे शोध का जो विषय है उसकी एक प्रतिज्ञा, एक परिकल्पना होना बहुत ही आवश्यक है। अब शोध प्रविधि में जो अब तक आपने इस लेक्चर में सुना, अगर आप चाहें तो थोड़ा उसमें नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये दिक्कत छात्रों के सामने आ रही है कि कैसे उसको लिखें, क्योंकि उसको बताने के लिए उसके उदाहरण मैं देती चली, लेकिन उसके सूत्र क्या हैं ये आप चाहे तो नोट कर लें। संक्षेप में मैं बता दूं, पहला तो ये है कि शोध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और विज्ञान में तथ्य महत्वपूर्ण है, साहित्य में तथ्यों के साथ विचार भी महत्वपूर्ण है। दूसरा जो मैंने बताया कि शोध स्वतः प्रवाहमान होती है या प्रवाहमान क्रिया है, और शोध का आरंभ तो है लेकिन इसकी संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं।
इसका अंत नहीं कहा जा सकता है कि इसका अंत नहीं है, इसमें संभावनाएं बनी रहती हैं। अगला सूत्र जो है, शोधकर्ता अपने विस्मृत तथ्यों को पुनः पुनः समक्ष लाता है, प्रकाश में लाता है और उसे पूर्व ज्ञान की श्रृंखला से जोड़कर उसका अध्ययन करता है। फिर जो मैंने बताया कि ज्ञात तथ्य का अपने समय के अनुरूप या नए चिंतन के अनुरूप व्याख्या किया जाए और उस व्याख्या को शोध में जो मौलिक, हाँ हेलो बताएं मैम, पूर्व ज्ञान की श्रृंखला से जोड़कर, पूर्व ज्ञान की श्रृंखला से जोड़कर जो नए चिंतन है, उन नए चिंतन से मौलिक तथ्यों को तलाशा जाए। ये कुछ सूत्र जो अब तक बातचीत में रहे। एक और भी है कि विज्ञान का सृजनशील तथ्य या विज्ञान का सृजनशील विकल्प साहित्य में तभी संभव है जब जिस सामग्री को एकत्र किया है वह और जो मौलिक उद्भावना प्राप्त हुई है, दोनों में क्या समानता है और क्या असमानता है, इसके अर्थ की सीमित प्रकृति को समझ लिया जाए। तो एक दूसरा सूत्र यह है कि शोध नए तथ्यों की खोज ही नहीं करता है, उसकी तर्कसम्मत व्याख्या भी करता है। शोध नए तथ्यों की खोज ही नहीं करता है, उसकी तर्कसम्मत व्याख्या भी करता है। अब शोध प्रविधि में तर्क की प्रणालियों पर जो मैंने बात कही थी, एक निगमन तर्क प्रणाली और दूसरी आगमन। निगमन तर्क प्रणाली में विशेष से निगमन तर्क प्रणाली में पूर्व मान्य सिद्धांत प्रधान मानकर अनुमानित विश्वास को विशिष्ट उदाहरण से समन्वित करके निष्कर्ष तक पहुंचा जाए। पूर्व मान्य सिद्धांत को प्रधान मानकर अनुमानित विश्वास से समन्वित करके अपने मान्य निष्कर्ष तक पहुंचा जाए। इसके 3 स्तर माने गए हैं। पहला प्रधान आधार वाक्य है, जिसको परिकल्पना कहें या प्रतिज्ञा कहें, शोध का जो प्रमुख है। दूसरा है गौड़ आधार वाक्य, यानी प्रधान आधार वाक्य की तलाश के लिए हम जो अध्ययन सामग्री है, उस अध्ययन सामग्री में प्रवृत्त होकर उसे विशिष्ट उदाहरणों से पुष्ट करना है। और तीसरा स्तर है निष्कर्ष का या निर्णय का, कि अब जो हमने परिकल्पना ली थी वह परिकल्पना हमारी सत्य सिद्ध हुई या अपने निष्कर्ष तक पहुंची। दूसरा आगमन प्रणाली है तर्क की। आगमन प्रणाली की जो परिभाषा है
कि विशेष से सामान्य विशेष से सामान्य तथ्य तक पहुंचने की क्रिया चलती है। अर्थात शोधकर्ता प्रत्यक्ष निरीक्षण जन्य अनुभव प्राप्त करता है और उसके आधार पर सामग्री एकत्र करता हुआ चलता है और फिर अनुसंधेय तथ्य की ओर अग्रसर होते हुए जो उसके पास सामग्री आई उस पर वह निष्कर्ष निकालता है। अगला ये था कि निगमन और आगमन इन दोनों प्रणालियों में किसे संपूर्ण रूप से सही माना जाए। तब ये देखा गया कि दोनों ही दोष मुक्त नहीं है अगर एकाकी लेकर चला जाता है, क्योंकि निगमन तर्क प्रणाली में यह माना गया कि पूर्व निर्धारित मान्यता को लेकर अगर आगे बढ़ रहे हैं तो वो अंततः सत्य ही नहीं असत्य भी सिद्ध हो सकती है। और आगमन तर्क प्रणाली में यह माना गया कि अगर प्रार्थी के समक्ष परिकल्पना ही नहीं होगी तो वह अपने शोध को कैसे आगे बढ़ाएगा, कैसे एक नए लक्ष्य तक ले जाएगा। तब डार्विन का जो सिद्धांत था कि उसमें निगमन और आगमन दोनों पद्धतियों का समन्वय कर लिया गया। कैसे यह समन्वय है कि जो शोधार्थी है वह एक परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के क्रम में वह अपने विषय से संबंधित तथ्यों को, सामग्री को एकत्र करता चलता है। अंततः निष्कर्ष तक पहुंचते पहुंचते अगर वह अपनी परिकल्पना के आधार पर सफल हो जाता है, अर्थात जो उसकी प्रतिज्ञा है वह सत्य सिद्ध हो जाती है, तो शोध उसका पूर्ण हुआ। और अगर परिकल्पना पूरी तरह से सत्य नहीं सिद्ध होती या कुछ कमी रह गई तो वहां से एक नई परिकल्पना लेकर वह फिर से सामग्री का संचयन करता है और आगे बढ़ता है। तो आज इतनी व्याख्यान में बताई मैंने। अब शोध में व्याख्या या पुनराख्यान ये कैसे महत्वपूर्ण है, तो थोड़ी सी बात पिछले वाले व्याख्यान में मेरे कट गई थी, उसी को मैं यहाँ पर फिर से ले रही हूँ कि आख्यान का तात्पर्य क्या है या पुनराख्यान किसे कहें। पुनराख्यान पुनः धन आख्या, यानी बार बार किसी चीज के बारे में उसका विस्तार से उसको समझना, उसकी व्याख्या करना, उसको जानना और निष्कर्ष तक पहुंचना। आख्या एक तरह से स्पष्टीकरण भी कह लिया जाए और व्याख्या निहित अर्थ को विहित करना, यानी जो उसमें अर्थ आ रहा है उसको अलग कर करके समझना। अब शोध प्रविधि में इसका महत्व क्यों है या क्यों माना जाना चाहिए। आपने पढ़ते हुए ये देखा होगा कि कोई पाठ है, चाहे कहानी का पाठ हो या कविता का पाठ हो, बार बार उसका पाठ करते हुए हर व्यक्ति उसके अर्थ में कुछ नया जोड़ देता है। हर बार
उस कविता का वही अर्थ क्यों नहीं निकल पाता, या जिस अर्थ को 20 साल पहले किसी ने किया होगा, आज जब उसकी व्याख्या करेगा तो उसके अर्थ बदल जाते हैं और युगीन संदर्भों में वह एक नया रूप लेकर सामने आता है। अर्थात शोध में यह पुनराख्या या तथ्यों का आख्यान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि विज्ञान में जहां अलग अलग ज्ञान और सामग्री का संचयन करना महत्वपूर्ण है, वही साहित्य में ज्ञान और सामग्री के संचयन के साथ तथ्यों और विचार या अनुभव को या चिंतन को कह लें, एक दूसरे से कैसे तुलना करते हुए उन्हें अभिव्यक्त किया जाए और नया अर्थ जो प्राप्त हो रहा है उसे निष्कर्षतः रखा जाए। तो अब पुनराख्यान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया कि जो हमारे पास पुराने तथ्य थे उनको हमने विचार में बदला और विचार में बदलने के बाद पारस्परिक संबंधों को परखा और उसके परीक्षण के बाद हम एक मौलिक निष्कर्ष पर निकल। दूसरा कि नए जो आख्यान का महत्व कैसे है, नए उपलब्ध तथ्य का आख्यान वह करते हुए हम कैसे अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अब अगला जो स्तर है वह ये कि साहित्य एकाकी कार्य नहीं कर सकता, उसके साथ विचार और जो युगीन चिंतन है या नए विमर्श, इनको भी साथ में लेकर चलना होता है, उनका विस्तार करना होता है। चलिए, आज समय हो गया और सभी को बहुत धन्यवाद। इस पर मैं